अब मुझे ये बताएं मैडम, आप आजिज़ी को कैसे देखती हैं कि हमें आजिज़ी जो है वो आप लोग जो अचीवर्स होते हैं उनको मिल जाती है या उस पर वो काम कर रहे होते हैं? आप क्या अभी भी आप आजिज़ी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आजिज़ी एक सफ़र है वो कंप्लीट हो गया? देखिए, आजिज़ी अगर आप ये कहते हैं कि जी आप कितने एम्पैथेटिक हैं, अगर मैं आजिज़ी को उस सेंस में देखूं तो अगर आप आजिज़ नहीं हैं तो आप हमेशा एक बहुत स्ट्रांग लीडर, एक ब्यूरोक्रेटिक लीडर और एक इंस्ट्रक्टिव लीडर के तौर पर आएंगे। अगर आपने अपनी टीम मैनेजमेंट करनी है, अपने ऑफिस में अपनी पूरी टीम को करना है, तो मुझे लगता है जितना आप सबमिसिव होते हैं, जितना उतना आप उनके साथ जेन्युइन होते हैं, उतने रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं किसी भी टारगेट को मीट करने के लिए। क्योंकि अदरवाइज आपका एटीट्यूड जो है वो आप हर जगह वही मैसेज दे रहे होते हैं। तो सबमिसिव एटीट्यूड मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है टीम अलाइनमेंट के लिए। अच्छा मैम, टीम, इसका मतलब आप सेल्फ वर्क पे बिलीव नहीं करती, आप टीम वर्क की बात करती हैं? जी बिल्कुल। तो ये फिर इसका मतलब है यू वांट टू लीड और यू वांट टू रूल, अगर इसमें अगर डिफरेंस करना चाहें? देखिए, अगर आप कहते हैं लीड एंड रूल, आप किसी भी टीम टास्क में डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। कभी आपको टीम को बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और आपने उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जेलिन करके रूल भी करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ लीड कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं। वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्या टारगेट हैं, टाइम टू टाइम आपने किस तरह डिलीवर करना है। और यही टीम की अचीवमेंट होती है कि आपको अपने टीम के हर बंदे का पता हो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, किस टास्क में वो बेस्ट परफॉर्म करता है। आप वीकनेसेस सारा वक्त इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वीकनेसेस इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत डिफरेंट तरह से काम करना पड़ता है। हाँ, आप स्ट्रेंथ को मोर एक्सेल कर सकते हैं, आप लोगों की स्ट्रेंथ से खेलें और उन चीज को पॉलिश करें ताकि बेहतर परफॉर्मेंस आए। इन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया। मैम, ये मुझे बताएं कि दो चीजें बताएं, इसमें किसको रैंक करती हैं? हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हैंडलिंग पीपल? देखिए, अगर रैंकिंग क्या है, या दोनों है तो फिर पहले किसको रैंक करेंगे, सेकंड किसको रैंक करेंगे? देखिए, अगर आप पहले क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन से इस तरह स्टार्ट करती हूँ कि एफएससी के बाद मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है कि उसने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, किस तरह उसने फील्ड में जाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या हम बच्चे जो होते हैं वो गलत फील्ड पिक कर लेते हैं। उस टाइम मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेल्फ अवेयरनेस है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट क्या है। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसाइड किया हुआ था, हमें उसमें से निकलना है, उन टैबूज में से निकलना है, अपने आप को देखना है। एफएससी के बाद मुझे लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है और मुझे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बड़ा समझ आता है, मुझे उसकी सारी पॉलिसी समझ आती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स को मैंने अपना मेजर बनाया और तब मैंने ड्रीम देखा कि मैं एक बहुत अच्छी बैंकर बनूंगी। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए में एडमिशन हुआ। एमबीए के बीच में ही मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया और ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब फैसल बैंक में मेरी इंटर्नशिप थी और वहां मैंने ड्रीम देखा उस बिल्डिंग को कि मुझे इस फैसल बैंक में आना है। और जब आप एक ख्वाब देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो उस ख्वाब को अचीव कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। इंटर्नशिप रिपोर्ट मेरा ख्याल है हम सब ने की होगी। इंटर्नशिप के बाद मैं वो रिपोर्ट लेके हेड ऑफिस गई। मैंने अपने उधर जो भी सीनियर बैठे हुए थे उनको मैंने दिखाई कि जी मैंने फैसल बैंक में डिफरेंट एंगल से अपनी रिपोर्ट को कंपाइल किया, आप देखें, आप मुझसे इंटरव्यू करें, आपको समझ आती है तो उस चीज को करूंगी। उस टाइम फैसल बैंक में मेरी इंटर्नशिप थी। फैसल बैंक में ही जाके मैंने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद वहाँ के जो ओरिजिनल हेड थे उन्होंने मुझसे पूछा कि रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट हम लोगों का लेट आना था और उन्होंने मुझे कहा कि जैसे ही रिजल्ट आता है वो ले आना और आके अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना। वो मेरे लिए एक बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज थी कि हाँ, आप एक ड्रीम देखते हैं और आपको एक अपना क्लियर है पाथ। जबकि अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी, मैं बिल्कुल इकलौती बेटी थी, मेरा कोई बहन भाई नहीं था, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं था, हर चीज प्लेट में मिल जाती थी। और उस टाइम मुझे लगा वो फर्स्ट एक अचीवमेंट है जो मैंने खुद की है। जब मैंने अपने फादर को बताया कि ये अचीवमेंट है और मुझे जॉब मिल गई है तो शायद वो भी बड़े सरप्राइजिंग थे कि तुमने कैसे कर लिया। आफ्टर ईयर बैंकिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैं लंच में इकोनॉमिक्स का मैथ्स पढ़ने जाती थी, इकोनॉमिक्स कर लिया डिफरेंट डिपार्टमेंट में रोटेट होते हुए। फैसल बैंक से अस्करी बैंक से प्राइम बैंक में जब गई तो उस टाइम आपको लगता है कि हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाइवर्सिफाई एक्सपोजर आप ले लेते हो, लेकिन एज अ फीमेल आपको डिफरेंट चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। उस शादी हो गई। शादी के बाद एक कैरियर, एक पाथ बनाना था। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आप कंफर्टेबल चल सकते हैं, जिसमें मुझे क्लाइंट डीलिंग ना हो, मुझे डिपॉजिट के लिए ना जाना पड़े
मैंने क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन tough को होते चूज हैं वो। किया। अच्छा, क्रेडिट अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन वो डिपार्टमेंट था जिसमें बैंक की तमाम सिक्योरिटीज को आपने देखना है। उसमें डिफरेंट पटवार खानेज हैं, उसमें फर्दे हैं, लोगों की सिक्योरिटी रिलेटेड है, प्लेज है, प्रॉपर्टीज किस एरिया में है। फिर मैंने लॉ साथ साथ कंप्लीट किया। लॉ में डिफरेंट मुझे ये था कि राइट्स क्या हैं, सेल डीड पढ़नी कैसे है, उर्दू में कैसे पढ़नी है, इंग्लिश में कैसे पढ़नी है। डिफरेंट पटवारीज के ऑफिस में मैंने टाइम लिया, वो तमाम पटवार खाना देखा, उनके रजिस्टर देखे, रिकॉर्ड कैसे बनता है, एलडीए में कैसे बनता है, कंटोनमेंट में करता है। वो तमाम जर्नी के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये एक वो वाहिद जगह है जो कि एक जिसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। उसमें जनरली आप ये नहीं करते कि जी डिपॉजिट ले आए बैंक के करें। ये एक बड़ी एक्सपर्ट फील्ड थी जिसमें एज ए फीमेल मुझे लगता था मैं एक्सेल कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब आपका मैन के साथ कंपटीशन हो रहा होता है, उस डिपार्टमेंट में बहुत कम खवातीन होती थी, तो आपको हर एक स्टेज पे ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप उनसे बेस्ट हैं। वो तमाम एनालिसिस के आप में क्या स्ट्रेंथ है जो बाकी आपके लोगों में नहीं है, आपके पीयर ग्रुप में, आपसे आपके बॉसेस में, और आपके पास एक विजन है कि हाँ मुझे बॉस बनना है, तो आपका सफर मुझे लगता है ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आप तमाम हर्डल्स को पीछे छोड़ मकसद जाते क्लियर हैं। था आपको, आपका मकसद मेरा था। मकसद क्लियर था, क्योंकि मुझे लगता था कि सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैं बार बार बात आपकी करती भी बात की हूँ, आपने, सेल्फ हाँ। ईगो बड़ा मैटर करती अच्छा। है। जो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और एज ए फीमेल आपको ट्रीट किया जाए कि तुम तो फीमेल हो, तुम जल्दी चली जाओ, अच्छा। तुम्हारा क्या कैरियर होगा, तुम तो चली जाओगी, तुम जब करो, उस तमाम टैबूस और वो तमाम इमेज को चेंज करने के लिए आप क्या काम करते हो वो मैटर करता है। आप कितना लेट बैठते हो, आप सबसे बेस्ट कैसे होते हो, लोग क्या चीज है जो आपको उनसे बेहतर करती है, और फिर वन डे आप उन्हीं के बॉस होते हो। यानी ज्यादा कंपटीशन फील कर रहे होता है बंदा, ज्यादा कर रहा होता है। और देखिए यहाँ पे जहाँ इन तमाम चीजों के बाद आप नो डाउट आप कैरियर के बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ भी है। हाँ जी। वर्क लाइफ बैलेंस आप जी। कहीं पे भी उसको नहीं छोड़ सकते। आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप एक जगह पे लीडर बने हुए हैं और एक जगह पे बिल्कुल आपने ऑर्डर्स ही रिसीव करने हैं। बिल्कुल सही है, वो कितनी रिवर्स रोल जल्दी होता है। आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपका लर्निंग कर्व क्या है, और कितनी जल्दी आप अपने एडजस्ट करते हैं नए एनवायरनमेंट में, ये चीज मैटर करती है। आपकी ईगोज होती हैं, आपको गुस्सा आता है, एग्रेशन होती है, लेकिन आई थिंक ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि और उस चीज को कंट्रोल करना कि हाँ आप में कितनी नेगेटिव चीजें हैं उनको सेट असाइड करना है। इसका मतलब कड़वे घूंट कितने पीने पड़ते हैं, बहुत गुस्से करने के। पड़ते हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये होती है कि देखिए नेगेटिव थॉट्स हर इंसान में होती है। बड़ा इजी लगता है कि उसको आप पॉलिटिक्स खेलें और आप आगे चले जाएं, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को आपने किस तरह किल करना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है कि पॉजिटिव थॉट फिर ये होती है कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप अपनी चीजों में से निकल जाते हैं, आप लोगों के लिए आसानियां बांटते हैं, वही रिवर्स में आपके लिए आसानियां हो जाती हैं।